नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की चुनावी तैयारियां तेज हो चली हैं। एक तरफ भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है, लगातार जनता के बीच जाकर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं और बागी भी पार्टी की चुनौती बढ़ा रहे हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस के सामने बीजेपी की तैयारियां अब बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन दोनों पार्टियों की तैयारियों की तुलना करें तो कांग्रेस बीजेपी की तुलना में ज्यादा तैयार है। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, जिसके तहत वो लगातार दौरे कर रहे हैं और हर विधानसभा में लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने 2023 के लिए 71 सीटों का लक्ष्य भी रखा है। आइए अब कांग्रेस की तैयारियों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। भूपेश बघेल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सीएम हर विधानसभा में लोगों से संवाद कर रहे हैं। भूपेश बघेल हर वर्ग के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सीएम विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल भी कर रहे हैं। सीएम दौरे में अधिकारियों पर एक्शन भी ले रहे हैं। खैरागढ़ में जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ा है। टीएस सिंहदेव भी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। संगठन स्तर पर भी पार्टी मजबूत है। तो वहीं 2023 के लिए पार्टी ने 71 सीटों का लक्ष्य रखा है। अब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की, तो काफी चुनौतियां दिख रही हैं। बागी नेता और कार्यकर्ता तो चुनौती हैं ही, साथ ही प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी खुलकर फैसले नहीं ले पा रही हैं। साथ ही 2023 चुनाव से पहले पार्टी प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। बागी नेता और कार्यकर्ता बड़ी चुनौती है। मुंगेली में 5 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी पार्षदों पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगा था। कांग्रेस से मिलकर बीजेपी अध्यक्ष को हटाने का आरोप। अनुशासनहीनता के आरोप में पार्षदों पर कार्रवाई। प्रदेश में नेतृत्व को लेकर कई तरह के संशय। प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की भूमिका पर भी सवाल। बीजेपी नेताओं से कई इलाकों में नाराजगी। पार्टी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस खुद को लगातार मजबूत कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। साथ ही पार्टी नेतृत्व बदलने की आहट भी है। तो ऐसे में बीजेपी कैसे 2023 का किला फतह करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों राजनीतिक दल किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और किसकी तैयारी कितनी मजबूत नजर आती है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नितिन बंसाली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, कितनी मजबूती के साथ तैयारियां चल रही हैं 2023 के लिहाज से, और डी पुरंदेश्वरी जिस तरह से लगातार संकेत दे रही हैं, जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं, हिदायतें दे रही हैं, उसका क्या असर पार्टी में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दीपेश जी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, वो बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष और फिर जिला, फिर विधानसभा के हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। और आने वाले 2023 में और आने वाले समय में कुछ 1 महीनों में आपको बड़े आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। रही बात जो आपने अभी चर्चा का विषय बताया कि नेतृत्व परिवर्तन या गुटबाजी और समथिंग एल्स, वैसी कोई बातें हमारे पार्टी में अभी बिल्कुल नहीं है। और हम जैसे 15 वर्ष तक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पूरी 15 वर्ष तक सरकार चलाए, उसी तरह अभी आगे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता हर घर तक जाने की तैयारी में है। पुरंदेश्वरी जी तो खुलकर कह रही हैं कि किसी के नेतृत्व पर चुनाव नहीं होगा, संगठन चुनाव लड़ेगा, किसी के नेतृत्व में नहीं, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। 15 साल जिन्होंने सत्ता संभाली, उनके नाम को भी नकार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश जी, मैं इस पे आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी सरकार नहीं होती, वहाँ हमारा
चेहरा कमल का छाप होता है, कमल का झंडा होता है, उसी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और आपने ये देखा होगा, हालांकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम वर्षों तक सत्ता में, तो इसलिए हमारी तैयारियां लोगों के बीच नहीं दिखती। जैसे आप मतलब एंकर साहब हैं और हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जैसे आपने बंगाल का परिणाम देखा होगा, 3 सीट से 77 सीट हमारे संगठन के द्वारा वहां पे लाया गया। तो उसके पीछे जो हमारा कार्यशैली है, जो हमारी कार्य योजना है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेके मतलब बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो संगठन के एक संरचना में ढल के एक काम करता है। उसका परिणाम हमको आने वाले भविष्य में दिखा। और भूतकाल में हमने उत्तर प्रदेश में भी एक इतिहास रचा जहां कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। तो दीपेश जी, हमारी तैयारियां चल रही हैं और आने वाले समय में आपको भी दिखेंगी। जी दीपेश जी। हूं नितिन जी, कैसे देखते हैं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी अगर तैयारियों में जुटी हुई तो? कोई चुनौती ही नहीं है। सारे प्रदेश के पिटे हुए मोहरों के ऊपर इनकी खुद की प्रदेश प्रभारी भी भरोसा नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहन पुरेंदेश्वरी ने ये जो कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी को नेता ही नहीं मानती। और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक तरीके से अपमान है। वो 15 वर्षों के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चेहरा नहीं मानती, वो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को चेहरा नहीं मानती, वो यहाँ के विधायक दल के नेता भाजपा के धर्मलाल कौशिक को चेहरा नहीं मानती, वो सरोज पांडे को चेहरा नहीं मानती, वो नंद कुमार साय को चेहरा नहीं मानती, वो ननकीराम कंवर को चेहरा नहीं मानती। वो मानती है तो मोदी को चेहरा मानती है। तो क्या चुनाव में, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी लेंगे? देखिए, टिफिन पर चर्चा कर ले, भात पर चर्चा कर ले, खेत पर चर्चा कर ले, कहीं पे कोई चर्चा करने से लाभ नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा के बारे में अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कई दावेदार हैं भाजपा के और कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कुर्ते भी सिलवा लिए हैं। 36 गुटों में बटे ये 36 जो इनके नेता है, वे किस टेलर के पास इन कुर्तों को सिलवाने दिए हैं, शायद वो डॉक्टर रमन सिंह जी को बेहतर हो। ठीक है नितिन जी, मैं लौटूंगा, कई और सवाल रहेंगे आपसे। शर्मा सर से कमेंट ले लेता हूं। के शर्मा सर, दोनों राजनीतिक दलों की तैयारियों को आप बहुत करीब से देख रहे होंगे। हमने भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस एक तरफ तैयारियों में लगी हुई है, सत्ता और संगठन दोनों की अब अलग अलग दिशाओं में तैयारी तेज होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है। हाल ही के खैरागढ़ के चुनाव में भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक का ढांचे को मजबूत करती हुई कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद हमने कई घोषणाएं भी दी की और फिर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। क्या ये टक्कर 2023 में देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? क्या इतनी मजबूती अब पार्टी में दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से दीपेश जी, देखेंगे दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे तैयारी में जुटी हुई हैं। निश्चित रूप कांग्रेस का 71 विधायक है और सत्ता और संगठन दोनों का उनके पास ताकत है और मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और संगठन उनके अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो प्लस उनके पास है एक पक्ष है। दूसरा यह है कि भाजपा जो है अभी संख्या बल में कम है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव का रिजल्ट देख चुके हैं, तो बूथ नीचे स्तर पर, बूथ स्तर पर वे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, किन विषयों को लेके जाना है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, उसके बाद जनता के बीच जाने की बात आएगी। तो एक निश्चित रूप से जो अभी टिफिन की बात आई है, बोरेबासी के जो जनतक संस्कृति से जोड़ने का हुआ, टिफिन की बात हुई, कार्यकर्ताओं किसान मोर्चा को अलग दिया गया है। आप किसानों के बीच जाके चर्चा कीजिए किस प्रकार की कमियां हैं अल्पसंख्यक को लेकर के। 8 साल जो नरेंद्र मोदी से ने जो काम किया है, जो उसके आधार पर भी, चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, किसान मोर्चा की बात करें, ये सब के लिए जो काम को अनुसूचित जाति आदिवासी, इन सब के बीच में इन मोर्चा प्रकोष्ठों को लगाया जा रहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जा करके मोदी सरकार के उस वर्ग के लिए जो योजना है उनको आप उन तक पहुंचाइए। इसके लिए 1 जून से एक कार्यक्रम तैयार किया गया जो आज पुरंदेश्वरी जी ने बताया है। और जहां तक आप आगे बात करेंगे तो उसमें यह है कि रमन सिंह यहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पुरंदेश्वरी जी प्रदेश महासचिव है और प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ तो निश्चित रूप से वरिष्ठता में रमन सिंह ऊपर है। और जितने भी पदाधिकारी है, चाहे विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और जो भी नाम लेंगे सब रमन सिंह के ही नेतृत्व में काम किए हुए 15 साल तक के, तो उनको जुटला तो नहीं सकते। लेकिन एक बात कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे तो केंद्र सरकार की जितनी योजना है उन्हीं को जनता के बीच ले जाके एक
कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास भाजपा कर रही है। नहीं तो अभी भी क्या आपको लगता है कि एक ईगो क्लैश होता हुआ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, और यही कारण है कि जो एकजुटता अभी तक नजर आने लगनी चाहिए थी, कुछ हद तक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो 100% दिखाई देनी चाहिए थी उसमें कमी है। 100% परफॉर्मेंस की कमी है, इसीलिए लगातार प्रदेश की प्रभारी की दौरा हो रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक है, कल भी बैठक है प्रदेश कार्य समिति। तो भाजपा जो है अपने जो 15 साल के शासन काल में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एंटीकम्बेंसी नकारात्मक मतदान जो छवि बन जाती है उससे उबरने का प्रयास है। तो अभी तक के ये आ रहा है कि आपने 15 साल क्या किया, कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल होता है। तो 15 साल में आपने जो किया वो भी जनता को बताना है, और जो 3.5 साल में जो कमियां हैं वो भी बताना है। और जो अच्छाई है किसान के लिए, जैसे किसान को आगे लाए, आदिवासियों के लिए काम किए, कर्मचारियों को लेकर भूपेश बघेल जिस तरह से सभी वर्ग को, यहां तक कि मंदिर जाकर के हिंदुत्व के मुद्दे को भी मतलब कमजोर करने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए भाजपा बूथ स्तर पे जाकर के कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय कर पाती है, कितना कार्यकर्ताओं को समझा सकती है। कार्यकर्ताओं की संख्या में देखेंगे तो 16 लाख यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो यहाँ पे इनकी संख्या इनसे दुगनी है। 27-28 लाख इन लोग बताते हैं। पहले तो 40 लाख की बात आई थी पिछले चुनाव में, उतने वोट भी नहीं पड़े, बात ये थी 47 लाख मतदान हो। तो कुल मिलाकर के भाजपा निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है। कार्यकर्ता अभी तक पुराने नेताओं को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसको देखते हुए एक नई टीम बनती है कि पुराने टीम बिल्कुल नई टीम का आपने जिक्र किया है, इसी का जवाब ले लेते हैं निशिकांत पांडे जी से। पांडे जी, लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि डी पुरंदेश्वरी एक नई टीम के साथ 2023 की तैयारियों में जुटती हुई नजर आएंगी। क्या उसको लेकर कोई सुगबुगाहट है पार्टी के अंदर? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है, या फिर इससे इतर जिस गुटबाजी का जिक्र बार बार हुआ उसमें कहीं कोई कमी नजर आती हुई दिखाई दी है? बिल्कुल दीपेश जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहले नितिन भंसाली जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के मित्र हैं उनका जवाब देता हूं। इन्होंने बोला कि भाजपा एक चुनौती है ही नहीं कहीं। इसके लिए मैं बोलता हूं इनको कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। आज के डेट में कहीं पे भी भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती नहीं है, कहीं पे भी। हमारे नरेंद्र मोदी सर्व स्वीकार नेता हैं, उनके चेहरे पे हम जाते हैं। आपके राहुल गांधी की स्वीकारता तो है ही नहीं, पूरे देश में कहीं स्वीकारता नहीं है। रही बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की परिस्थिति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की परिस्थिति में 15 वर्षों तक हमने शासन किया, लेकिन एक बार भी एक पार्षद तक दिल्ली जाके मुख्यमंत्री हटाने की बात या रखने की बात नहीं किया। इनके पूरे 65 से विधायक और पार्षद और महापौर वहां दिल्ली जाके डेरा डाले, तब जाके इनकी मुख्यमंत्री कुर्सी बची। दूसरी बात, जो हमारे नितिन भंसाली जी बैठे हैं वो खुद गुटबाजी के शिकार है। वो कहाँ थे, कहाँ गए, फिर कहाँ से आए। आज अगर नहीं गए होते तो आज इनकी स्थिति कुछ और बेहतर होती। हालांकि उनको हमारी शुभकामनाएं। दीपेश जी, आपकी बातों पे आता हूँ। पूरा भारत युवाओं का देश है, युवाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को बढ़ाने का कार्य भी किया है। हालांकि ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करती है, लेकिन आज की स्थिति में हम कांग्रेस को पटकनी देखने के स्थिति में हैं और आने वाले 2023 के चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा। जी दीपेश जी। ठीक है नितिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जहां जहां भी पूरे देश में जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, वहां इस बात का जिक्र होता है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के किसी नेता से नहीं, संगठन से है, और वही संगठनात्मक क्षमता अगर प्रदेश में मजबूत हो रही है और आप उसी की चुनौती मानने से इनकार कर रहे हैं तो क्या संभव है? अरे चुनौती है ही नहीं दीपेश जी। ये कौन सा संगठन, कैसा संगठन? मैंने तो कहा जब डी पुरंदेश्वरी वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, वही संगठन है जिसने देश में आप लोगों को 40 सीटों पर सिमट दिया है। नितिन जी 50 पे आ गए। ये वही संगठन है नितिन जी जिसने देश भर में कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन करने कई राज्यों में आपके जीरो, आपके पास जीरो है कई राज्यों में। निशिकांत पांडे जी को आप ये समझा दीजिए, ये जो निजी हमले अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले किए, तो मेरे पास हर नेताओं का इनके पूरा डाटा है। अगर निजी हमले पे बात करनी है, राजनीतिक शुचिता का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ पांडे जी, मैं उस स्तर पे बात करूंगा ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये आपकी धमकी दे रहे हैं ना,
हमारी पार्टी में थी, हमारी पार्टी में बताइए, आपके पास जवाब नहीं। 2014 में बताइए। मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री। आपको शायद याद बताइए, नहीं होगा। यही तो बड़ा सवाल है ना नितिन जी। नहीं ठीक है ठीक है तो क्यों निशिकांत चली जी, गई? निशिकांत जी ठीक है। नितिन जी यही तो बड़ा सवाल है ना। आप जिस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती मानने से इनकार कर रहे हैं, उसी पार्टी से अगर नेता बार बार छिटक रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं, फिर यही सवाल खड़ा होता है ना कि कहां कमी है, और आप फिर उसी संगठन को चुनौती नहीं मान रहे हैं। तो क्या ये अब एक बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि आप इतने मतलब अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती नहीं मान रही है, तो फिर एक बड़ी दंभ वाली स्थिति नहीं है प्रदेश में? दम नहीं है साहब, चीजें क्लियर दिख रही हैं। आप 2018 से 2023 का डाटा उठा लीजिए दीपेश जी, आप काफी सीनियर हैं, सीनियर एंकर हैं, मैंने आपके साथ काफी डिबेट की है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ की स्थितियों को, परिस्थितियों को बेहतर जानते हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप देखिए ना, पंचायत से लेके विधानसभा के उपचुनावों तक की हम बात करें, कहाँ जीते ये? इन्होंने खैरागढ़ को क्या कहा था कि हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, मैच जीतेंगे और फाइनल खेलेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब कोई टीम सेमीफाइनल हार जाती है तो क्या वो फाइनल खेलती है? तो सेमीफाइनल से ही ये टीम जो है ये लड़ाई से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा, धर्मलाल, डॉक्टर रमन, विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, नंदीराम कंवर, नंद कुमार साय, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे, विजय बघेल, छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा पहले एक हो जाए। अब मुझे नहीं लगता कि एक होंगी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुद कहा कि कई नेताओं ने कुर्ते सिलवा दिए हैं, तो सीधा सीधा इशारा तो डॉक्टर साहब का उनकी तरफ भी था। दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, और जैसा बहन डी पुरेंदेश्वरी कह रही है कि जो चेहरा होगा वो मोदी होंगे, तो मोदी जी के हार की जिम्मेदारी भी लेंगे, ये भी तय होना चाहिए। ठीक है, निशिकांत जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं शर्मा सर का रुख करूंगा। नितिन जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि इतना जल्दी धैर्य नहीं खोना चाहिए। नितिन जी, आपने जो बात कही उस पे मैं एक चीज पूछता हूं आपसे कि देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने 15 साल सरकार चलाई, आपसे 2.5 साल सरकार नहीं चली, आपने डिलीवरी करवाना शुरू कर दिया। यहीं पे परिवर्तन की बात होने लगी, यहीं से विधायक पार्षद सब आप दिल्ली लेके चले गए, क्यों गए थे आप? कौन बोल गुटबाजी की आप लोगों की नितिन जी, भाई, नितिन जी, ये सारा प्लान, ये सारा आपके पास नितिन जी क्या बताइए तो, आपके पास नितिन जी, जनहित से जुड़े मुद्दे पे बात करिए, जनहित से जुड़े मुद्दे पर बात करिए, कौन कहा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, उससे आपको क्या लेना देना? यही मैं बता रहा हूँ, आप लोग हार रहे हो बार बार। अच्छा, मुद्दे बताता हूँ, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता, निकालू एनसीआरबी के रिकॉर्ड आपके, क्या लेके बैठा हूँ एनसीआरबी के रिकॉर्ड दिखाओ आपको। ठीक, बेरोजगारी भत्ता, शराब कितनी बिकती थी बताओ, अभी आप आएंगे उस पे भी, वो भी है मेरे पास। यानी कि और मैं यही चाह रहा था, मैं यही बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की नितिन जी, मैं यही चाह रहा था, शर्मा सर से कमेंट लेता हूं, फिर मैं मुद्दों पर ही आता हूं। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी मुद्दों पर लौटेगी या नहीं लौटेगी, उन पर चुनाव होगा या नहीं होगा, मैं उसी पर आने वाला था। शर्मा जी से कमेंट लेते हैं। शर्मा जी, क्या आपको लगता है, आपने भी जिक्र किया और हम भी लंबे समय से देख रहे हैं, नहीं हम भी लंबे समय से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुद्दे अब छत्तीसगढ़ में ऐसे बचते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सके। क्या अब उन मुद्दों को तलाशना होगा एक बड़ी चुनौती? छत्तीसगढ़ के जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से स्वीकार किया। जो 2500 रुपए की बात आई और जो ऋण माफी की बात आई, तो जनता पूरी तरह मुद्दों के साथ है, मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। अब संगठन की दृष्टि से देखें तो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच जो दूरी बन चुकी है भाजपा में, जो आपका जाने की बात हो रही, कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर पर है, विस्तारक की योजना बनी है। अब आप जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ता यदि सक्रिय होते हैं, एक सामंजस्य बन जाता है कार्यकर्ता और नेताओं के बीच, तो जनता के बीच जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन आता है, ये भाजपा को देखना है। उसके साथ ही कांग्रेस जिस तरह से अभी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, जैसे नितिन भाई कह रहे हैं कि पूरी तरह 71 सीट हम फिर से आएंगे और पूरा उससे ज्यादा भी हो सकता है। इस बीच में जोगी कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? आप पार्टी नया यहाँ पे पूरी सक्रियता अपनी दिखा रही है, इसका क्या होगा? और जो आपके घोषणा पत्र है उसका क्या होगा? जोगी कांग्रेस पिछले समय जो 7% वोट लेके गई थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? आपकी क्या भूमिका रहेगी दोनों दलों के बीच सत्ता के संघर्ष में? ये सब बातें भी मायने रखेंगी। ठीक है, मैं निशिकांत पांडे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल,
क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम मुद्दे जिन पर आप लोग काम करने का प्रयास करते हैं वो मुद्दे छत्तीसगढ़ में छिनते हुए नजर आते हैं बीजेपी से, क्या कोई ऐसे बड़े मुद्दे खड़े कर पाएंगे जिन आंदोलनों का जिक्र हो रहा है, जिनकी रणनीति तैयार हो रही है, वो क्या धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे और उसमें आम जनता का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और मैं दीपेश जी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की मैंडेट 2018 में कांग्रेस पार्टी को मिली थी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने उसकी बात रखी, शराबबंदी पे 65% महिलाओं ने, 65% ज्यादा महिलाओं ने इनको वोट दिया। क्या वो इनको वोट देने जा रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार 2023 में शराबबंदी मुद्दा रहेगा, और रहेगा तो क्या बीजेपी लागू करेगी? करूंगा दीपेश भाई, एक ही प्रश्न है मेरा। पांडे जी एक प्रश्न है, आप शराबबंदी के पक्षधर हैं? बिल्कुल है। आप शराबबंदी के पक्षधर है ना? तो आपने क्यों बंदी बिल्कुल है। 15 साल वैसे तो बनाया शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री के नाम पर, और अभी आप मैं जवाब देता हूं, पक्षधर है और हमको 3 साल हुए हैं सरकार में और हमारे ऊपर हमने हमारे नितिन में जो कहा था करेंगे। आप पक्षधर हैं तो आप वो तो राजनीतिक समिति बनी है उसमें क्यों ना? ठीक है, जवाब ले लेते नितिन जी, जवाब ले लीजिए नितिन जी, बोलिए पांडे जी। मैं नितिन जी को आईना दिखाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की पार्टी 45 से कितने सालों तक राज किए पूरे देश में? सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका था। क्यों नहीं बंद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराबबंदी है? चलो बताओ नितिन जी, कितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराबबंदी है? नितिन जी ऐसा नहीं। जब जीएसटी, नोटबंदी और अघोषित लॉकडाउन लग सकता है तो मोदी जी पूरे देश में शराबबंदी कर देंगे। अब नितिन जी आ गया। नितिन जी ये तरीका नहीं है, आप काफी वरिष्ठ हैं। नहीं तो पांडे जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो क्या शराबबंदी कर देंगे? देखिए, अगर ऐसा हमारा कोई रोड मैप बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, नहीं बन सकता सर, प्रदेश में वोट बैंक है, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2018 से पहले का जिक्र कर रहा हूं सर, आपकी सरकार गई उससे पहले का। छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पिलाने वाला प्रदेश बना था, रिकॉर्ड था सर, उस पर स्पेशली चर्चा की थी मैंने। छक्कर पिला छत्तीसगढ़, नितिन जी को याद होगा। कसम नहीं खाए थे, लेकिन हम गंगा जल लेके हाथ में सर गंगा जल वाले आपकी पार्टी में आ गए, जिन्होंने गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाई थी। सुन लीजिए पांडे जी, जिन्होंने गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाई थी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आप लोगों ने गले लगाया। नितिन जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है सर, शराबबंदी प्रदेश में ऐसा मुद्दा हो गया है कि वो ना बीजेपी पूरा कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। घोषणा पत्र में आप वाहवाही लूटने के लिए भले उसको लागू कर लीजिए, दोनों राजनीतिक दल इसे नहीं कर सकते हैं, ये तय है। शर्मा जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। पांडे जी अब मैं लौटूंगा। नितिन भंसाली जी एक महत्वपूर्ण सवाल, आप भले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं, आप भले उसको भी नकार देंगे, लेकिन क्या वो भी एक चुनौती नहीं है पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस एक है, हर वर्ग कांग्रेस का खुश है। आप देखिए सारे चुनावों में किस प्रकार हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर आपको काम करते नजर आता है, और कार्यकर्ताओं की पार्टी है दीपेश भाई, ये कार्यकर्ताओं के दम पर है। हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी में, और कार्यकर्ता की मेहनत से ही आज हम सत्ता में हैं और काम कर रहे हैं, और इन्हीं की बदौलत हम अगला चुनाव भी लड़ेंगे। देखते हैं कि आखिर कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए रहती है, नहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर तैयारियां दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, सफलता किससे हासिल होती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।